यूनिवर्सिटी का दृश्य। सुबह का समय था। चारों ओर फैली चहल पहल, कैंटीन से उठती चाय और समोसे की खुशबू फैल रही थी। ईशा अपनी किताबों पर नजरें गड़ाए, ईयरफोन कानों में लगाए बड़े ही ध्यान से अपना लेक्चर देख रही थी। बताओगी कि तुम्हारे गांव से फोन आया था तुम्हारी मम्मी का, उन्होंने क्या कहा? राहुल ने गुस्से से कहा। पहले तो ईशा उसे अनसुना कर अपना लेक्चर सुनती रही। रमा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि इन दोनों के झगड़े के बीच कोई नहीं आता। जब राहुल ने ईशा पर चिल्लाया, हाँ, माँ का फोन था, उन्होंने हवेली बुलाया है क्योंकि बहुत जल्द मेरी विदाई होने वाली है, ईशा ने अनमने ढंग से कहा। राहुल परेशान होकर उठा, पर उसकी आवाज गंभीर थी। तो आगे क्या होगा? होना क्या है, जाना ही पड़ेगा वहां जहां मैं एकदम जाना नहीं चाहती, ईशा ने बेपरवाही से जवाब दिया। और हमारा रिश्ता, इसके बारे में क्या सोचा है? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज में दर्द था। रहेगी दोस्ती हमारी, ऐसे ही रहेगी। राहुल कुछ बोलना चाहता था, लेकिन रमा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आंखों के इशारे से उसे शांत रहने को कहा। वो कुछ नहीं बोला और दोनों वहां से चले गए। चारों ओर का माहौल अचानक शांत हो जाता है। कैंटीन की खुशबू जैसे हवा में गायब हो गई। अगले ही पल चारों ओर का माहौल बदल गया। ईशा थके पांवों से अपने हॉस्टल के कमरे में आई। किताबों से भरे बैग को वहीं कोने में एक तरफ रखा। उसके चेहरे पर थकान और उदासी दोनों थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। लगभग शाम होने वाली थी। वो सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गई और सर को पीछे टिका दिया। ऐसा लग रहा था मानो किसी गहरी सोच में हो। तभी उसका फोन रिंग किया। स्क्रीन पर उसकी मम्मी का नाम शो हो रहा था। रीना जी परेशान होकर, तुम हवेली कब आ रही हो? मैं इन लोगों को जवाब दे देकर परेशान हो गई हूँ। और कितना टाइम लगेगा? मम, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे उस विराट ठाकुर से शादी नहीं करनी। मुझे गांव नहीं पसंद और वो विराट तो और नहीं। एक तो पढ़ा लिखा नहीं और ऊपर से गांव का सरदार। ना ही मैं इस शादी को मानती हूँ और ना ही मुझे विदाई करवानी है। ईशा ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, बकवास बंद करो और कब आ रही हूँ ये बताओ, क्योंकि यहाँ सब लोग परेशान हैं और तुम्हारे पापा भी नहीं आ रहे हैं। तुम बाप बेटी ने तो मुझे परेशान करके रखा है, रीना जी ने गुस्से में कहा। दादाजी चले गए और हम लोगों को फंसा गए। क्या जरूरत थी मेरी शादी उस विराट से करने की? यही उनकी आखिरी इच्छा होनी थी? ये नहीं कि पोती विदेश में रहे, पढ़े लिखे, घूमे फिरे, ईशा ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा था। ईशा के दादाजी और विराट के दादाजी में पक्की दोस्ती थी। दोनों चाहते थे ये दोस्ती रिश्ते में बदल जाए, इसीलिए उन्होंने विराट और ईशा की शादी बचपन में ही करा दी थी। अगले दिन सुबह की खामोशी। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी, लेकिन कमरे का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। विराट एक तरफ चेयर पर बैठा हुआ था, परेशान और गुस्से में भी था। आखिर पिछले 5 सालों से ईशा का इंतजार कर रहा था। हवेली में किसी का मन नहीं था कि ईशा शहर में जाकर पढ़ाई करे, लेकिन विराट की वजह से सब लोग शांत थे। विराट ईशा को बचपन से प्यार करता था, उसकी हर जिद पूरी करता था। उस समय कमरे में हवेली के लोग मौजूद थे। विराट की मां नलिनी जी विदाई को लेकर बातचीत कर रही थी। रीना जी, कल 11 बजे तक अपने पति और अपनी बेटी को बुला लीजिए, नहीं तो हमारा बेटा आपकी बेटी को तलाक दे देगा। नलिनी जी ने तल्ख लहजे में अपनी बात पूरी की थी। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में ही अटक कर रह गए। आखिर उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल था। उन्होंने कुछ सोचा और खुद को रोक लिया। ये सुनकर रीना जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। शाम का टाइम था। पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। टिक टिक करती घड़े की सुइयां सन्नाटे को चीर रही थी। रीना जी परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। उनके कदम धीरे धीरे विराट के कमरे की ओर बढ़े। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुईं। विराट सोफा पर बैठा लैपटॉप पर अंगुलियां चला रहा था। क्या काम था आंटी जी? अपने सामने खड़ी रीना जी को देखकर पूछा। बेटा, अभी जो कुछ भी हुआ। आंटी, मैं और ज्यादा दिन माँ को नहीं रोक सकता, आप तो जानती हैं कि वो कैसी हैं। विराट ने उनकी बात बीच में ही काटी थी। इतना कहकर वो अपने लैपटॉप पर फिर सर झुकाकर काम करने लगा और रीना जी चुपचाप वहां से चली गईं। उन्होंने फ़ोन उठाया। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे और अपने पति को फ़ोन किया। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में तुमसे बात करता हूँ।
अगर आपने फ़ोन काटा तो आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। रीना जी का गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। आपको काम के अलावा और कुछ दिखता है कि नहीं? यहाँ हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रखी है। अच्छा चलो ठीक है, नहीं रखते फ़ोन। चलो बताओ क्या हुआ? हवेली में कुछ हुआ है क्या? राधेश्याम जी गहरी सांस लेते हुए पूछा था। हाँ, कल 11 बजे तक आप और आपकी बेटी यहाँ होना चाहिए, नहीं तो विराट ईशा को तलाक दे देगा। और फिर आपके पिता की आखिरी इच्छा का क्या होगा? ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा और तुम शांत हो जाओ। उन्होंने ईशा को फ़ोन किया। ईशा पहले तो आना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पापा के कहने पर हवेली आने को तैयार हो गई। 11 बजे तक सब लोग आ चुके थे, लेकिन ईशा के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो यहाँ से भागने का प्लान बना रही थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। सब लोग दोपहर का खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। ईशा भी अपने कमरे में थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने विराट की तरफ देखा भी नहीं। विराट ने उसका हाथ पकड़ा। वो जो 5 सालों से इस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आज वो उसके सामने थी। छोड़ो मेरा हाथ, गुस्से से कहती हुई उसने विराट के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और उसे चैलेंज करते हुए बोली, बहुत शौक है ना मुझे अपनी पत्नी बनाने का, तो फिर आज रात मैं जो करूंगी उसमें मुझे रोक कर दिखाओ। लेकिन हाँ, हवेली में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। विराट के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बस मेरी बीवी की इतनी सी ख्वाहिश है, और एक शर्त है। विराट ने मुस्कुराते हुए शरारती भरे अंदाज में कहा, और एक एक कदम बढ़ाता उसके और करीब आया। ईशा पीछे हटी और दीवार से जा लगी। इससे पहले कि वो वहां से जाती, विराट अकुई दोनों हाथ दीवार पर रख लिया, और अब वो उसकी बाहों के बीच थी। इस समय दोनों के बीच कुछ इंच का फासला था। विराट की गर्म सांसों की तपिश ईशा अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली। उसकी धड़कनों का शोर इतना तेज था कि विराट उसे महसूस कर रहा था। ईशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, और अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को अपने इतने करीब पाकर वो खुद पर कैसे काबू करता। और उसने अपना होंठ ईशा के गालों पर रख दिया। ईशा की तो जैसे सांसें ही थम गईं। मेरी बीवी की हर बात मेरी सर आंखों पर, कानों के करीब होता हुआ फुसफुसाया था, और वो उससे दूर हुआ और चेहरे पर एक डेविल मुस्कान सजाकर वहां से चला गया। जानवर सरदार कहीं का, बड़ा आया किस करने वाला। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये एहसास उसके लिए इतना खास क्यों था। अब शर्त लगाई है तो उसे ज़रूर हराऊंगी। उधर विराट भी पूरी तरह तैयार था, और उसने हवेली के बॉडीगार्ड्स को ये ऑर्डर दिया था कि ईशा को बाहर जाने से मत रोकना, लेकिन ध्यान रखना कि वो कहाँ जा रही है। ईशा हवेली से बाहर जा चुकी थी। उसने राहुल को फ़ोन किया। राहुल, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम मुझे लेने आ जाओ। मैं नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? तुम तो मुझसे प्यार करते थे। हाँ करता था, लेकिन पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता, और ना ही मैं तुम्हारे नखरे उठा सकता हूँ। वो तो विराट ही है जो 5 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हारा हर नखरा भी उठाता है। और वैसे भी मैंने रमा से शादी कर ली है। ईशा को तो जैसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अब वो बेसुध होकर रोड पर चल रही थी। एक तेजी से आती गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो ही जाता कि अचानक किसी ने झटके से उसे अपनी ओर खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। विराट! अचानक ही ये शब्द उसके मुंह से निकले थे, जैसे उसे विश्वास था कि वो उसे थाम लेगा। वो फूट फूट कर रोई थी। उसकी बाहों में उसे इतना सुकून मिल रहा था कि उसने अपनी बाहों से विराट को कसकर पकड़ लिया। क्या कर रही हो मेरी जान? क्यों मेरे सब्र को आजमा रही हो? ये सुन वो उससे अलग हुई और बोली, अगर मैं सच में उसके साथ चली जाती तो क्या करते? अगर तुम दिल से उसके साथ जाना चाहती तो मैं तुम्हारे और उसके बीच कभी ना आता। और अब तुम्हारा सवाल जवाब और शर्त पूरी होगी तो घर चले। इतना बोल वो उसे लिए गाड़ी की ओर बढ़ा। ईशा अपनी ही नज़रों में गिर गई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने मन में सोचा, मैं तुम्हारे 5 साल के इंतजार की तड़प को अपनी मोहब्बत से सुकून दूंगी। ये सोच वो शर्माई थी। अब वो पूरी तरह विराट की हो चुकी थी। विराट फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। फ़ोन घर से था। घर में सब लोग बहुत परेशान थे। ईशा उसके पास गई। विराट ने बिना कुछ बोले उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। गाड़ी अपनी रफ्तार से रोड पर चलने लगी। ईशा अभी भी अपने ख्यालों में गुम थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विराट इतना अच्छा इंसान होगा। वो तो उसे अनपढ़ और गंवार समझती थी, लेकिन आज विराट ने सीधे उसके दिल पर अपनी छाप छोड़ी थी।
अब वो चाहकर भी विराट से दूर नहीं रह सकती थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो सॉरी बोलना चाहती थी, तभी उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। गाड़ी रोको। क्यों? फिर भगाने का इरादा है क्या? विराट ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, वो तुमको सॉरी बोलना था। हाँ तो बोलो। और सॉरी ही क्यों? तुम तो कुछ और भी बोल सकती हो। उसने जिस शरारत भरे अंदाज में कहा, ईशा को बहुत अच्छा लगा और वो झुककर उसका सीट बेल्ट बांधने लगा। जल्दी बोलो, हवेली भी पहुंचना है। ईशा उसके कानों के पास झुकी और अपने होठों से विराट के कान को हल्का सा टच करते हुए बोली, सॉरी विराट। उसकी इस हरकत पर विराट बुरी तरह बेकाबू हो गया। वो तुरंत अपनी सीट पर बैठ लंबी लंबी सांसें लेने लगा। क्या कर रही हो यार? ऐसे कौन सॉरी बोलता है? तूने ही तो कहा था, ईशा ने कहा, और उसकी ऐसी हालत देख ईशा को बहुत हंसी आई थी। बहुत मजा आ रहा है ना मुझे परेशान करने में? बस एक बार घर चलो फिर बताता हूँ, विराट ने उसे घूरते हुए कहा और फिर गाड़ी चलाने लगा और ईशा उसे प्यार से देखने लगी। हॉल में सब लोग मौजूद थे। विराट की माँ बहुत गुस्से में थी। गाड़ी से दोनों उतरकर अंदर गए। ईशा की नजरें झुकी हुई थीं। नलिनी जी गुस्से में ईशा की ओर बढ़ीं। कहाँ गई थीं? ईशा कुछ बोलती उससे पहले ही विराट बोल पड़ा। माँ, इसका एक एग्जाम था, वहीं देने गई थी। नलिनी जी, जो बेटे की हर बात को मानती भी थीं और पहचानती भी थीं, उन्होंने एक झटके में पकड़ लिया कि विराट झूठ बोल रहा है। इसे तेरी कोई कद्र नहीं है। तू इसका 5 साल से इंतजार कर रहा है। मैं तो इस रिश्ते को कब का तोड़ देती, लेकिन मैं तुझे टूटते हुए नहीं देख सकती। इतना कह वो गुस्से में वहां से चली गई। विराट ने कसकर अपनी आंखें और मुट्ठियां दोनों बंद की। ईशा तो ये सब देखकर हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विराट उसे इस हद तक प्यार करता है कि उसने उसके लिए अपनी माँ, जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे झूठ बोल रहा है। ये सोचकर ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो दौड़कर अपनी माँ के पास गई। रीना जी, जो पहले से ही गुस्से में थी। ईशा कुछ कहती इससे पहले ही उसने एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया। शर्माती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए? आज विराट नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। अगर विराट चाहे तो उसके पीछे लड़कियों की लाइन लग जाए और हर लड़की विराट को अपने पति के रूप में देखना चाहती है, लेकिन उसने तुम्हें अपनी पत्नी माना है। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि विराट मुझे इस हद तक प्यार करता है। मैं अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, विराट जैसा पति पाना तेरी खुशकिस्मती है, नहीं तो अपने ही हवेली की लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती हैं। और उसकी माँ तो कह रही है कि वो तुझे तलाक दे दे और किसी और से शादी कर ले, लेकिन विराट ने हमेशा अपनी माँ की बातों को अनसुना किया है। जाकर विराट से माफी मांगो। ये सब हंगामा होते होते पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया। रात हो गई थी। सब लोग सो गए थे। ईशा सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार इधर उधर करवटें बदल रही थी। सबकी कही हर बात उसके दिल दिमाग में घूम रही थी। वो विराट से सच्चे दिल से माफी मांगना चाहती थी और फिर हिम्मत जुटा वो उसके कमरे में पहुंची। वो जानना चाहती थी कि विराट उसके बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि विराट उसे पागलों की तरह प्यार करता है। उसका दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करना ये सिर्फ विराट की वजह से मुमकिन था। और ये सारी बात जानकर ईशा के दिल में विराट के लिए चाहत और बढ़ गई थी। इन्हीं सब ख्यालों में गुम उसके कमरे में उसका इंतजार करने लगी। वो अभी नहाकर बाथरूम से निकला था। उसने नीचे लोअर पहना हुआ था और गले में तौलिया डाल रखा था। उसके गीले बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और वाकई वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अपने कमरे में ईशा को इस टाइम देख पहले तो उसे हैरानी हुई, लेकिन फिर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ईशा, जो अपने ख्यालों में गुम थी कि वो विराट से क्या कहेगी, अचानक विराट की आवाज में उसका ध्यान तोड़ा। तुम यहाँ इस टाइम क्या कर रही हो? मैं तुमसे माफी मांगने आई थी। उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसके चौड़े से सीने पर पड़ी, उसने शर्माते हुए अपना चेहरा तुरंत दूसरी तरफ मोड़ना चाहा, लेकिन करीब होते हुए विराट ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसका चेहरा विराट के चेहरे के बिल्कुल करीब था। इतना करीब कि उन दोनों के होंठ का फासला ना के बराबर था और उसका हाथ विराट के सीने पर। वो उसे अपने से दूर ढकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विराट अपनी जगह से हिला भी नहीं। माफी मांगने आई हो तो तुम्हें मेरे तरीके से माफी मांगनी होगी। किस मी ईशा, वो बुरी तरह मदहोश होता हुआ बोला, क्योंकि उसने इस पल का 5 साल से इंतजार किया था। ईशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने कांपते होंठों को विराट के होंठों पर रख दिया।
विराट को यकीन नहीं हो रहा था ईशा ऐसा करेंगी, लेकिन दोनों को अपना जवाब मिल चुका था। ईशा भी अब पूरी तरह उसकी चाहत में डूबना चाहती थी। जहां हर तरफ रात का सन्नाटा पसरा हुआ था, विराट और ईशा की धड़कनों का शोर पूरे कमरे में फैला हुआ था। 5 साल से तड़पते विराट की चाहत अब उसका जुनून बना चुकी थी, जिसे अब वो पूरी तरह ईशा पर लुटाना चाहता था। वो आगे बढ़ा, ईशा को अपनी बाहों में भर बेड पर लिटा चुका था और आगे बढ़ उसके होंठ को पीने लगा, और फिर उसकी गर्दन पर अपने दहकते होंठ रखता हुआ बोला, ईशा, तूने मुझे कितना तड़पाया है। और फिर उसकी नाजुक धड़कनों को देख और मदहोश होता हुआ उस पर अपने होंठ बारी बारी से रखता हुआ उसे पीने लगा। उसकी आह निकल गई और अब दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी। दोनों निढाल हो एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। सुबह की पहली किरण और रीना जी की आवाज से ईशा की आंख खुली। वो चौंक कर उठी और इधर उधर देखने लगी। रीना जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा तो वो झट से उनके गले लग गई। उन्होंने कहा, नीचे आ जाओ, सब लोग नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। ईशा उठी और तैयार होकर नीचे आने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और किसी ने उसे अंदर खींच लिया। उसकी तो चीख ही निकल जाती। तब तक विराट ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। सामने विराट को देख ईशा मुस्कुराने लगी। उसने आज हल्के पीले कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने कहा, मैं तो तुम्हारे कमरे में थी, अपने कमरे में कैसे आई? मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपनी बाहों में उठाकर तुम्हारे कमरे में लाया था। तो शर्म से नजरें झुक गईं। विराट ने उसके होंठों की तरफ देखा, जो कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। विराट अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर किस करने लगा। ये एक लंबा किस था। जब ईशा की सांसें अटकने लगी तो विराट हल्का सा उसके होंठों को आज़ाद कर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिया, क्योंकि वो उससे दूर होने की स्थिति में नहीं थे, जैसे उसकी तड़प अभी भी शांत नहीं हुई हो। उसको ऐसे बेकाबू होते देख ईशा बोली, क्या कर रहे हो? फिर से नहीं, रात को मैं बहुत थक गई थी। जान, 5 साल तूने तड़पाया है और अब ये तड़प सिर्फ एक रात से नहीं शांत होंगी। और विराट एक बार फिर अपने शर्ट की बटन खोलता हुआ ईशा को भी हर पर्दे से आज़ाद कर चुका था और अब दोनों के वजूद एक दूसरे में उलझे हुए थे। कमरा एक बार फिर सिसकियों की आवाज़ से भर गया था। अब दोनों थक गए थे और विराट के सीने पर ईशा अपना सिर रखकर लेटी हुई थी। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। विराट उससे दूर हटा, लेकिन ईशा अपनी बाहें विराट पर कस ली थीं। उसने उसकी तरफ देखा और उसे बाहों में भर लिया। दरवाजे की दस्तक फिर हुई। नौकरानी, साहब जी, मालकिन ने आपको बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं, विराट ने जवाब दिया। दोनों नीचे आए। नलिनी जी अपने बेटे को इतना खुश देख बहुत खुश हुईं। उन्होंने प्यार से दोनों को गले लगा लिया और फिर हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरा परिवार बहुत खुश था। अब विराट की खुशियां, उसकी जिंदगी, ईशा वापस आ गई थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।